कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक घने जंगल में होती है, जहां दो रेंजर विंस्टन और उसकी साथी गैबी एक सर्वेलेंस मिशन पर निकले थे। वे एक छोटी नाव में नदी के रास्ते यात्रा कर रहे थे, जहां चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। वही गैबी एक ड्रोन चला रही थी जो उस इलाके की तस्वीरें ले रहा था। तभी अचानक एक अजनबी लड़के ने ड्रोन को मारा, जिससे उसका सिग्नल चला गया। ये देख गैबी ड्रोन लेने के लिए जंगल में जाने की सोच रही थी, लेकिन विंस्टन ने उसे ऐसा करने से रोका। गैबी ने जिद पकड़ी और अंत में विंस्टन उसकी बात मान गया। इसके बाद गैबी अकेले जंगल में चली गई, जबकि विंस्टन नाव पर रुका रहा। उसी समय वही लड़का रेंजर का ड्रोन लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने सिक्योरिटी कैमरे पर कीचड़ लगा दिया। जब गैबी उस जगह पर पहुंची जहां उसका ड्रोन सिग्नल खो चुका था, उसे वहां ड्रोन का एक हिस्सा मिला। इसी बीच वही लोग जंगल में जाल बिछा रहे थे और एक मशरूम से धूल फैलाते हुए दिखाई दिए, जो धीरे धीरे जंगल में चारों तरफ फैल गई। गैबी अब अकेली और खोई हुई थी। उसने विंस्टन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। जब उसने नक्शा देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी जंगल में कई अजीब आवाजें सुनाई दी। गैबी ने सोचा कि अब वापस लौटना होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अनजाने में जाल की ओर बढ़ रही है। चलते चलते उसने जमीन पर पड़े रस्सी पर ध्यान नहीं दिया और जाल में फंस गई, जिससे उसके पांव में लकड़ी चुभ गई। गैबी उठकर रेडियो से विंस्टन को बुलाने लगी। तभी उसके पास से कुछ दौड़कर निकल गया। डर के बावजूद उसने अपने पांव से लकड़ी का टुकड़ा निकाल लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि जंगल से एक तेज लाल रोशनी निकल रही थी। इसी बीच विंस्टन अपनी दोस्त गैबी को ढूंढने के लिए नाव से चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। जब उसे गैबी कहीं नहीं दिखी तो वो नाव से उतरकर जंगल में उसकी तलाश करने चला गया। जंगल में चलते हुए विंस्टन बार बार गैबी का नाम पुकारता रहा। तभी उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई दी। डर के मारे वो संतुलन खो बैठा और दलदली पानी में गिर गया। एक पल के लिए उसने पेड़ के पीछे कुछ देखा और सोचा कि वो गैबी है, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय गैबी जंगल में आगे बढ़ते हुए एक कैबिन तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए गैबी अंदर चली गई और वहां अपनी चोट का इलाज करने लगी। विंस्टन आखिर में दलदली पानी से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन तभी वही डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। डर के मारे वो भागने लगा। गैबी कैबिन में सो रही थी, तभी उसे बुरा सपना आया। सपने में वह उल्टी कर रही थी और यह देखकर उसे अजीब लगने लगा। अचानक उसका सपना टूट गया और वह जाग गई। तभी उसने देखा कि उसके सामने दो आदमी खड़े थे। उधर विंस्टन डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया और खुद को समझाने लगा कि ये सब असली नहीं है। तभी उसने किसी के पास आने की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने 4 पैरों वाला चलने वाला एक अजीब मानव जैसे प्राणी देखा। डर के मारे विंस्टन तुरंत वहां से भाग पड़ा। कैबिन में गैबी ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वे लोग कौन हैं। उसने उनसे उनके नाम पूछे। आदमी ने खुद को बेरेंड और अपने बेटे को स्टेफन बताया। फिर बेरेंड ने गैबी से पूछा कि इस जंगल में कितने रेंजर आए थे। गैबी ने बताया कि यहाँ सिर्फ 2 लोग आए थे। बाद में डिनर के समय बाप और बेटे एक अजीब प्रार्थना करने लगे। ये देख गैबी थोड़ी हैरान और सोच में पड़ गई। इस बीच विंस्टन अभी भी उस अजीब प्राणी से भाग रहा था। भागते भागते वो एक पेड़ की टहनी में फंस गया और गिर पड़ा। तभी प्राणी उसके सामने आ गया और तेजी से उसके पास बढ़ने लगा। डर के मारे विंस्टन फिर से भागा, जबकि प्राणी डरावनी चीखें निकाल रहा था। अंत में विंस्टन एक झाड़ी के पीछे छिप गया, लेकिन तभी मशरूम जैसी जड़ें धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगीं और अगले ही पल उस पर हमला कर दिया। अगले दिन बेरेंड गैबी की चोट का इलाज करने के लिए घर में एक घरेलू दवा तैयार कर रहा था। वही गैबी सो रही थी, इसलिए उसने अपने बेटे स्टेफन को बाकी काम करने दिया। स्टेफन ने पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा था, इसलिए वो गैबी को उत्सुकता से देखता रहा। इस बीच गैबी को फिर से एक अजीब सपना आया, जिसमें उसके शरीर से पौधे उग रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो जाग गई और देखा कि कैबिन में अब वो अकेली है, क्योंकि बेरेंड और स्टेफन शिकार पर जा चुके थे। गैबी ने तुरंत विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार विंस्टन ने कॉल उठाया, लेकिन वो अजीब और भ्रमित बातें करने लगा, जिससे गैबी की चिंता और बढ़ गई। फिर गैबी ने आग जलाई, ताकि आग के धुएं से विंस्टन को पता चले कि वो वहीं मौजूद है। दूसरी ओर बेरेंड और उसका बेटा शिकार पर गए थे और उन्होंने एक जंगली सुअर को मार डाला। उसके बाद बेरेंड ने सुअर का कुछ खून अपने बेटे पर लगाया और प्रकृति मां से क्षमा मांगी। तभी उन्होंने कैबिन से उठता हुआ धुआं देखा। ये देखकर वे तुरंत कैबिन की ओर लौट आए। बेरेंड गुस्से में कैबिन में आया और गैबी को डांटते हुए कहा कि दिन में आग नहीं जलानी चाहिए। रात में बेरेंड गैबी की चोट का इलाज कर रहा था, जबकि गैबी लगातार विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर गैबी ने बेरेंड से बात करनी शुरू की और पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। बेरेंड ने बताया कि उसे 13 साल पहले हड्डियों के कैंसर के कारण अपनी पत्नी खोनी पड़ी। गैबी ने उसकी पीड़ा को महसूस किया और दुख व्यक्त किया, लेकिन बेरेंड ने कहा यही जिंदगी है। उसने बताया कि वो पहले एक वैज्ञानिक और फाइटोलॉजिस्ट था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। फिर स्टेफन ने गैबी को एक हार दिया और बेरेंड ने कहा कि ये उनकी तरफ से एक तोहफा है, ताकि वो उन्हें भविष्य में याद रखे। दूसरी ओर
हम देखते हैं कि विंस्टन का मृत शरीर अब मशरूम और पौधों से ढक चुका था, बिल्कुल उसी तरह जैसे गैबी ने अपने सपने में देखा था। इसी बीच कैबिन में गैबी को वही अजीब सपना फिर से आया। इस बार पौधा उसके मुंह में प्रवेश करने लगा। तब बैरेंट ने उसे जगाया और उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि असल में प्राणी अब कैबिन के चारों ओर घूम रहा था। स्टेफन ने अपने धनुष और तीर निकाल लिए, जबकि प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर बैरेंट ने गैबी को चेतावनी दी कि अगर प्राणी अंदर आ गए तो उसे पूरी तरह स्थिर खड़ा रहना होगा, क्योंकि ये प्राणी अंधे हैं, लेकिन किसी भी आवाज से वे तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। फिर गैबी ने अपने शरीर पर एक विशेष लिक्विड लगाया, जबकि बैरेंट और स्टेफन प्राणी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तभी एक प्राणी साइड से गैबी पर हमला करने आया। बैरेंट ने तेजी से बीच में आकर उसे बचा लिया। कुछ ही समय में एक ह्यूमनॉइड प्राणी कैबिन में घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन स्टेफन ने उस पर तीर चलाया, जिसे प्राणी पीछे हट गया। तभी दूसरा प्राणी अंदर आया और बैरेंट को उठाकर फेंक दिया। इस दौरान गैबी से गलती से शोर हो गया, जिसे प्राणी उसकी ओर आकर्षित हुआ। ये देखकर स्टेफन ने तुरंत पीछे से उस पर कई बार हमला किया। फिर बाप और बेटे ने मिलकर प्राणी से लड़ाई की और उसे बाहर निकालने में सफल हुए। अंत में बैरेंट ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी स्टेफन ने देखा कि गैबी के चेहरे पर खून था। उसने तुरंत उसके कपड़े उतारे और गैबी को साफ करने लगा। इसी बीच बैरेंट ने महसूस किया कि वो खुद भी घायल हो गया था। बाद में बैरेंट ने गैबी को समझाया कि ये प्राणी ह्यूमनॉइड फंगस हैं, जो इंसानों को पसंद करते हैं और उनके शरीर के हर हिस्से को खा जाते हैं। गैबी ये सुनकर हैरान रह गई। बैरेंट ने आगे कहा कि ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तब गैबी ने पूछा, क्या ये वही भगवान है जिनका तुमने पहले जिक्र किया था? बैरेंट ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, इंसान कई चीजों पर विश्वास करते हैं और ये सिर्फ उनमें से एक है। फिर गैबी ने स्टेफन से पूछा कि क्या वो भी अपने पिता की तरह सोचता है? स्टेफन ने उसका जवाब नहीं दिया, बस कहा, अब सोने का समय है। उसके बाद गैबी ने एक सपना देखा। वो जंगल के बीच में अकेली थी। तभी किसी ने पीछे से उसे छुआ और जल्दी ही एक फंगस उसके गले पर उगने लगा। ये देख वो डर कर जाग गई। जागते ही उसने देखा कि स्टेफन उसके पास बैठा था और उसे खूबसूरत बोल रहा था। गैबी ने अच्छा प्रतिक्रिया दी और फिर अपने फोन से उनकी फोटो खींची। इसके बाद उसने स्टेफन को अपनी कुछ अन्य फोटो भी दिखाई। ये देखकर स्टेफन बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन अचानक बैरेंट आया, गैबी को मॉन्स्टर बोलने लगा और उसे यहाँ से जल्दी जाने को कहा। इसके बाद बैरेंट और स्टेफन कहीं चले गए और गैबी अपने मोबाइल के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे करने लगी। तभी उसे वहीं एक किताब मिली जिसमें कुछ नोट्स लिखे थे। उधर बैरेंट अपने भगवान को चढ़ावा देने के लिए पेड़ के पास गया। उसने कुछ खून छोड़ा, फंगस खाया और अपने बेटे को भी दिया। फिर उसने अपने गांव को देखा, जो अब खुद ब खुद ठीक होने लगा था। इसके बाद बैरेंट घर लौट आया और देखा कि गैबी उसकी किताब पढ़ रही थी। फिर उसकी नजर गैबी के हाथ पर पड़ी, जो संक्रमित लग रहे थे। ये देखकर बैरेंट परेशान हो गया और उसे घर से जाने के लिए कहा। इस बार स्टेफन ने पिता की बात से सहमति नहीं जताई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के उस पार आवाज आई। ये सुनते ही बैरेंट जांच करने बाहर गया। जब वो बाहर गया, स्टेफन ने गैबी की बाह पर फंगस छाटकर उसे गले लगाया। ये देख गैबी ने उसे हौसला दिया और कहा कि वो उसे हमेशा याद करेगी। बाद में बैरेंट लौट कर आया और गैबी को बताया कि अब जाने का समय हो गया है। गैबी ने स्टेफन को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन बैरेंट कुछ नहीं बोला। चलते समय गैबी को विंस्टन का टॉर्च मिला। इसे देखकर उसने फंगस के निवास की ओर जाने की कोशिश की। बैरेंट ने चेतावनी दी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन गैबी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिर में बैरेंट ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। थोड़ी आगे बढ़ने पर गैबी एक सुरक्षा कैमरे तक पहुंची और उसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया। फिर उसने विंस्टन का शरीर देखा, जो कई फंगस से ढका हुआ था। अपने दोस्त को छुआ तो उसे पता चला कि विंस्टन अभी भी जीवित है। फिर विंस्टन ने मरने की विनती की, लेकिन गैबी ने मना कर दिया और कहा कि वो उसे अस्पताल ले जा सकती है। फिर गैबी ने बैरेंट से पूछा कि क्या विंस्टन की मदद करने का कोई तरीका है। बैरेंट ने केवल उसे एक तीर दिया। ये देख विंस्टन ने जल्दी ही अपनी मौत चुन ली। गैबी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर कई ह्यूमनॉइड फंगस वहां आ गए। इसे देखकर बैरेंट ने गैबी से कहा कि वो तुरंत वहां से निकल जाए। दोनों तेजी से केबिन लौटे। स्टेफन गैबी को देखकर खुश हुआ। इसके बाद बैरेंट ने केबिन के सभी दरवाजे बंद कर दिए। रात में गैबी ने एक और सपना देखा। जागते ही उसने पाया कि फंगस तेजी से फैल रहे हैं। उसने बैरेंट से कहा कि उसे पता है उसके पास इस फंगस को रोकने की दवा है, लेकिन बैरेंट ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। गैबी ने स्टेफन से पूछा कि उसका पिता कहाँ गया। स्टेफन ने कहा कि वो प्रार्थना करने गया है। बैरेंट की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गैबी ने स्टेफन से उसकी माँ के बारे में पूछा। स्टेफन ने कहा कि उसकी माँ अब जंगल में रहती है। इसके बाद गैबी ने स्टेफन को अपने साथ चलने के लिए मनाया। उसने उसे बताया कि वो रेंजर बन सकता है और यहाँ तक कहा कि उसके लिए कई महिलाएं भी हैं। कुछ समय बाद बैरेंट घर लौट आया। अगले दिन बैरेंट ने अपने बेटे के साथ रूटीन का रीति रिवाज पूरा किया और एक और मशरूम दिया। दूसरी ओर अब गैबी का संक्रमण तेजी से फैलने लगा था।
जब स्टेफन और बैरेंट घर लौट रहे थे, बैरेंट ने देखा कि स्टेफन जल्दी घर लौटने के लिए उत्साहित था। घर पहुंचते ही स्टेफन ने गैबी को किस किया, लेकिन ये सिर्फ मशरूम देने का संकेत था। इसे देखकर बैरेंट ने कुछ नहीं कहा और गैबी से पूछा कि क्या वो अब जाने के लिए तैयार है। गैबी ने महसूस किया कि दवा असर कर रही है और बोली कि वो यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहती है। ये सुनकर बैरेंट चुपचाप वहां से चला गया। स्टेफन खुश हुआ और उसने गैबी को तीर चलाना सिखाना शुरू किया। फिर उसने गैबी को उस पवित्र पेड़ तक ले जाने का निर्णय लिया, वही पेड़ जो गैबी के सपने में आया था। थोड़ी देर बाद घर पर स्टेफन और गैबी बातचीत के दौरान बैरेंट का ध्यान भटकाने में सफल हुए, जबकि गैबी अपने फोन के टूटे हिस्से जोड़ रही थी। गैबी ने मिली हुई मेमोरी कार्ड से उन फंगस की तस्वीरें भी देखी। बातचीत के दौरान बैरेंट उत्तेजित हो गया। फिर गैबी ने कहा कि वो उस धर्म के बारे में जानना चाहती है जिस पर बैरेंट गर्व करता है। ये सुनकर बैरेंट सोच में पड़ गया, लेकिन अंत में उसने उसे दिखाने का फैसला किया। इसके बाद स्टेफन ने गैबी के चेहरे पर लाल रंग लगाया और बैरेंट ने जादुई पाउडर उसके ऊपर फूंका। इस क्रिया के बाद गैबी अचानक एक अलग और असामान्य दुनिया में पहुंच गई, जहां उसने कई अजीब और रहस्यमयी चीजें एक साथ देखीं। गैबी पूरी तरह नग्न होकर एक दलदली जगह में जागी। जल्दी ही उसने पानी से एक आदमी को उभरते देखा और वो आदमी स्टेफन था, जो नंगा था। फिर दोनों के बीच घपाघप हुआ। वही गैबी ये सब चीज का आनंद ले रही थी, लेकिन फिर से पवित्र पेड़ के यहाँ जाग गई और वहां उसे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वो असली दुनिया में लौट आई। वापस आते ही गैबी ने बैरेंट से पूछा कि वो कहाँ थी। बैरेंट ने बताया कि वो सपनों के मंदिर में थी और वहां 4 घंटे बीत गए थे। गैबी ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे महीनों बीत गए हों। बैरेंट ने पूछा कि उसने उसे क्या बताया, लेकिन गैबी कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने स्टेफन की तरफ देखा और अचानक उसे समझ आया कि यह सब भी एक सपना था। फिर बैरेंट ने वही सवाल दोहराया जो सपने में पूछा गया था, वो चीज क्या चाहती है। तभी हमें पता चला कि मॉन्स्टर बैरेंट के बेटे की जान लेना चाहता है, लेकिन बैरेंट में इतना साहस नहीं था कि वो अपने ही बेटे को मार सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैबी और स्टेफन अब पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे, जबकि बैरेंट सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। रात में जब बैरेंट प्रार्थना करने बाहर गया, गैबी और स्टेफन ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उन्हें बैरेंट मिल गया। उन्हें देखकर उसे समझ नहीं आया कि उसका बेटा क्यों भागना चाहता है, क्योंकि उसने हमेशा उसकी सुरक्षा की थी। वही गैबी ने उसे रोकने के लिए चाकू निकाल लिया और बैरेंट से कहा कि उसने उसका किताब चुरा लिया है और वो उसे दुनिया के सामने उजागर करेगी। जैसे ही वे भागने वाले थे, बैरेंट ने अपने बेटे से कहा कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं है। उसने चेतावनी दी कि अगर स्टेफन अब उसे छोड़ देता है तो उसकी माँ की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। ये सुनकर स्टेफन ने भागने से मना कर दिया और अपने पिता के पास लौट आया। ये देखकर गैबी ने अकेले ही जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वह वापस लौटने लगी। उधर स्टेफन ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बैरेंट ने कहा कि वे अपने भगवान के लिए बलिदान करने जा रहे हैं। रास्ते में गैबी ने एक ह्यूमनॉइड फंगस देखा, जिसे देखकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गई। जब वे दोनों उस पेड़ तक पहुंचे, तब बैरेंट ने अपने बेटे से कहा कि वही भगवान के लिए बलिदान किया जाएगा और अब बलिदान की तैयारी शुरू की जाएगी। फिर बैरेंट ने अपने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गैबी फंगस पर तीर चलाकर उसकी मदद करने दौड़ रही थी। स्टेफन अब अपने पिता की योजना को समझ चुका था और अपनी किस्मत से लड़ने लगा, लेकिन उसी समय पेड़ ने उसे पकड़ लिया। आखिर में गैबी उसकी मदद करने आई और बैरेंट पर तीर चला बैठी, लेकिन तीर का ज्यादा असर नहीं हुआ और उल्टा बैरेंट ने गैबी पर हमला कर दिया। तभी स्टेफन ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पिता को पीछे से पकड़ लिया। इससे गैबी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल फंगस उसके पास आ गया। स्टेफन फिर से उसकी मदद करने के लिए आया और फंगस से लड़कर उसे मार डाला। बैरेंट ने मौका देखकर गैबी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्टेफन समय रहते उसे पीछे से छुरा मारकर रोक देता है। फिर दोनों ने मौका पाकर वहां से भागकर कैबिन लौट आए। गैबी शावर लेने लगी, तभी उसे एक और विजन आया जिसमें वो फिर फंगस के पकड़ में थी। दूसरी ओर बैरेंट खुद को फंगस बनने से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा और अंत में वह भी संक्रमित हो गया। गैबी भी धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। उसने स्टेफन से कहा कि अब समय आ गया है कि वो बाहर जाकर दुनिया को देखे। कुछ दिनों बाद स्टेफन ने गैबी की सलाह मानकर उस श्रापित जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। वह बड़े शहर में नई जिंदगी जीने लगा। सब कुछ उसके लिए नया था, लेकिन वो सुरक्षित महसूस कर रहा था। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि वो जो भी चीज छूता, वो चीज धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।